So, very good morning, all the participants. Today, we would like to cover Module 2. Module 2 is on Indian financial markets. क्योंकि Indian financial markets, Module 1 we have partly covered, Module 6 we have partly covered. Now, let us go to Module 2. और Module 2 में बहुत ही जनरल चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं. तो let me start from this Module 2. So, I hope my screen is visible. Is it visible? यस सर। ठीक है. तो एक बार इसका पेज नंबर है 89. पेज नंबर 89 है जो हमारा स्टडी मटेरियल है. मॉड्यूल 2. ठीक है. इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स. इसमें दो ही चैप्टर है. एक तो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और एक है सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट. तो हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है ये. बेसिकली ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, रोल ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया एंड रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स. सम ऑफ दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो थ्रू अवर बेसिक नॉलेज. है ना. बेसिक नॉलेज तो अपने को है ही, और बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियल मार्केट्स में डील भी करते हैं. तो इसमें बेसिकली चाहिए क्या अपने को थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी. अगर आरबीआई रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज है तो बहुत अच्छा है. अगर आपने इफ यू हैव पेड फॉर वैल्यूएशन एग्जामिनेशन तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ये टॉपिक. है ना. तो इंडियन इकोनॉमी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता. नाउ आई थिंक इट इज बेटर. है ना. द इंडियन इकोनॉमी हैज इवॉल्व फ्रॉम, पहले क्या था, ये एग्रीकल्चर बेस्ड था हमारा. ठीक है. जैसे ही व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड था. अब क्या हो गया, इट इज डोमिनेटेड बाय सर्विसेज. अभी क्या है, आजकल जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा, जीएसटी में भी सर्विस सेक्टर का कलेक्शन ज्यादा है. तो नाउ इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूटिंग 3/4 ऑफ इट्स जीडीपी. अभी इनकम टैक्स पे भी ध्यान हट गया गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही ज्यादा आ रहा है. ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन अ रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज. Our context is financial markets. So keep the wheels of the economy running. Banks provide credit to corporates and individuals and saving channels. दो चीजें हैं. कुछ लोग सेविंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ लोग वहां से लोन लेते हैं. और इन सबको रेगुलेट कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है. सिक्योरिटीज मार्केट्स हेल्प बिजनेस रेज फंड्स थ्रू इक्विटी एंड डेट ऑफरिंग्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, फॉरेन में भी लोग इशू करते हैं, है ना, बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इंपैक्ट इंपोर्ट कॉस्ट्स एंड इनेबल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल मिटिगेटिंग करेंसी रिस्क्स. कमोडिटी मार्केट्स मैनेज प्राइस वॉलेटिलिटी. कमोडिटीज मार्केट भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आजकल. एंड इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल शॉक्स, प्रमोटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. वेल रेगुलेटेड डेवलप्ड मार्केट्स आर एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ. तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, बैंक से रिलेटेड प्रोविजंस, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कमोडिटीज मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर. तो बेसिकली these are the things we are going to study in this. Now Indian financial markets, what are the key features? So financial markets facilitate the efficient allocation of resources. आज मैंने पैसे सेव कर लिए, अब मैं खुद उसको तो किसी बिजनेसमैन को नहीं दे सकता. ठीक है. मैं उसको किसको दूंगा, जिस पर मेरा रिलायंस होगा. मेरा रिलायंस किस पर, मैं बैंक में एफडी कर दूं. अब बैंक क्या करेगा, बैंक उस एफडी को आगे लोन दे देगा. उसको पता है भाई आज मैंने एफडी की है तो मैं कल तो उसको निकलवाने जाऊंगा नहीं, है ना. लेकिन कुछ मार्जिन बैंक भी रखेगा, अगर मैं चाहे कल भी चला जाऊं निकलवाने तो भी वो निकाल सके. उसके अलावा कुछ आरबीआई के पास वो फंड्स रखता है ना.
रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये सारी कॉन्सेप्ट जब हम इसको अलाइन करेंगे, जब हम इनको लिंक करेंगे आपस में, तो पूरा हमें सिनेरियो समझ में आ जाएगा। बैंक के पास अगर आज 10 करोड़ की एफडी है, तो वो 10 करोड़ के फंड्स अपने पास नहीं रखता, है ना। कुछ तो लिक्विडिटी में रेशियो मेंटेन करता है वो। उसके अलावा वो क्या करता है कि कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर देता है आरबीआई के साथ ओवरनाइट, ठीक है। वहां से बोरो भी कर सकता है ऑन डे टू डे बेसिस। जैसे होता है ना, अगर आप बैंक में चले जाओ 10 लाख रुपए निकलवाने, तो बोलेगा नहीं जी अभी नहीं, आप शाम को आना, या कुछ बैंक बोलते हैं जी कल आना, कल निकलवा लेना, है ना। क्योंकि वो रखते नहीं है एक किस्म से। कई बार वो कहते हैं जी करेंसी चेस्ट में पड़े हैं, आप दोपहर के बाद आ जाना, निकलवा लेना। ऐसा होता है व्हेन यू गो फॉर बिग विड्रॉल्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय चैनलिंग सरप्लस फंड्स फ्रॉम लेंडर्स और इन्वेस्टर्स टू बोरोअर्स और बिजनेसेस। Intermediaries like banks, mutual funds and insurance companies, they help in this process. तो ये कौन है? ये intermediaries है। Markets aggregate funds, provide liquidity and enable informed decision making by disseminating relevant information. They are categorized into money markets और कुछ कैपिटल मार्केट्स। तो मनी मार्केट्स में क्या है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोरोइंग है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंडिंग है वाया डेट एंड इक्विटी, ठीक है। तो आप अगर लोन लेना हो, तो लोन लेने के लिए आप क्या करोगे? या तो बैंक के पास जाओगे, है ना, या फिर क्या करोगे, आप कोई पब्लिक इशू ले आओगे, चाहे इंडियन मार्केट में चाहे फॉरेन मार्केट में। तो ट्रांजेक्शन अकर इन प्राइमरी मार्केट्स, न्यू सिक्योरिटीज इश्यूएंस और सेकेंडरी मार्केट्स, ट्रेडिंग अमंग इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम ट्रेड करते हैं किसी शेयर में, तो उस टाइम इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ता है? इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए रिलायंस ने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए, ठीक है। अब उसकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। रिलायंस को तो पहले पैसे मिल चुके, उसको तो पहले पैसे मिल गए ना। मान लो उसने 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, तो उसको तो 100 करोड़ मिल गए। अब जो रिलायंस में ट्रेडिंग हो रही है, उनके शेयर लोग खरीद बेच रहे हैं, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है रिलायंस को, या नहीं पड़ता? बताइए। क्या जितेंद्र जी, क्या कहते हो आप? सर फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन शेयर परचेज और ये कर रहा है, बिकॉज उसको मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स खरीद रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर में आ जाएगा और वैसा सब। सो बाकी हम्म एज सच उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है व्हेन इट हम्म। इज इन सेकेंडरी मार्केट। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले तो वो ये देखते हैं कि भैया सब्सटेंशियल एक्विजिशन तो नहीं हो रहा, क्यों एसएटीसी में तो कवर नहीं हो रहा। करेक्ट। क्योंकि अगर वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो उसको वो वाले रेगुलेशंस भी देखने हैं, सेबी रेगुलेशंस। मान लीजिए कोई 25% शेयर खरीद रहा है ना, तो उसके लिए रेगुलेशंस है कि भाई वो खरीद सकता है या नहीं कर सकता, उसको ओपन ऑफर देना है कि नहीं देना। तो उस तरह से वॉच रखते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो भी आप लगा देते हो ना उसमें, स्टॉप लॉस वगैरह लगा देते हो, और कई चीजें होती है कि भाई आप ये जो है, आप स्क्वीज लगा देते हो कि भाई ठीक है, आज इसके बाद इसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती, है ना, होता है ना। वो डिपेंड करता है कि भाई कितना ज्यादा, अगर आप कोई ऐसे कोई आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट तो नहीं कर रहे ना मार्केट को, या आर्टिफिशियली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। तो उन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है इन सेकेंडरी मार्केट्स ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली तो दीज आर ऑल रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर्स। अब अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं, तो यू में बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सो दीज आर द डिफरेंट रेगुलेटर्स, और उन रेगुलेटर्स का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे बैंक्स भी है, बैंक की अपनी मर्जी नहीं है कि वो कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना देगा, ठीक है। थोड़ा सा लीवरेज उसके पास रहता है, लेकिन जैसे प्राइम लैंडिंग रेट है, और इसी तरह से उसका बेसिक रेट रहता है भाई, इससे आप थोड़ा सा मार्जिन उसमें डाल सकते हो, ताकि बैंक टू बैंक भी डिफर करता है ना। कोई एफडी पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, कोई अलग दे रहा है। उसके अलावा जो जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, वो वो जो उनके पास डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है, दैट वेरीज, है ना। तो बेसिकली बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, और अपने को ध्यान में अगर रखेंगे, अगर इनको को रिलेट करके चलेंगे, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो ट्रांजेक्शन अकर इन प्राइमरी मार्केट्स, न्यू सिक्योरिटीज इश्यू, और सेकेंडरी मार्केट्स, ट्रेडिंग अमंग इन्वेस्टर्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड बैंक्स, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं,
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, ये सारे भी दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मार्केट्स, एंड पेंशन फंड्स विच एनहांस लिक्विडिटी एंड एसेट प्राइसिंग. Beyond financial markets, commodities, forex, insurance, and pension markets also play crucial roles in economic stability and risk management. Regulators of financial markets. अब regulators कौन कौन है? तो regulations of financial markets is motivated by the need to safeguard the interest. कौन कौन से regulator है जितेंद्र जी? सर कहाँ पे सर? आपको स्क्रीन सेबी। पर नजर आ रहा है, कौन कौन से regulator हैं? इंश्योरेंस में IRDA है सर, RDAI। हाँ पेंशन फंड्स में पेंशन फंड रेगुलेटरी है, एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए सेबी है, और हाँ मनी मार्केट के लिए रिजर्व बैंक है। हाँ. और ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये क्या रेगुलेट करती है? सर अभी इसका जैसे क्या काम एनपीएस है? है, एनपीएस आया है, पीएफ का है, वो सब हम्म. इन्वेस्टमेंट पीएफ, हाँ, ये जो। आपने सुना होगा नेशनल पेंशन स्कीम है हमारी, है ना? तो पेंशन फंड में जो भी कंट्रीब्यूट हो रहा है उसके ऊपर रेगुलेशन कौन करेगा? ये इसके थ्रू रेगुलेट होगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू. ठीक है. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो कौन रेगुलेट करेगा? IRDA. और सिक्योरिटीज मार्केट के साथ वो सेबी रेगुलेट करेगा, और कमर्शियल बैंक्स इनको रेगुलेट करेगा RBI. ठीक है. अच्छा, इन चार के अलावा भी कोई रेगुलेटर है क्या? ये तो चार रेगुलेटर हो गए. सर एनएफआरए आ गया सीए के ऊपर। फिर आ गया है, ये रेरा है जैसे नहीं नहीं रियल नहीं, हम एस्टेट। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट मार्केट्स में। में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA के अलावा भी कोई रेगुलेटर है क्या? यस और नो? सर एसएफआईओ है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। नहीं, वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसका फाइनेंशियल मार्केट से कोई मतलब नहीं है. सर बैंक में अगर फ्रॉड हुआ है तो उसी के पास जाता है ना मैटर। नहीं, वो जाता है, वो एक अलग बात है, बट इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है. ये देखो लिखा ओके। हुआ है इन्होंने, FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ओके। ये है नाम. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेप, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इन चार के अलावा, चार का तो सबको ध्यान रहेगा, इनके अलावा कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. सो इट्स ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बॉडी. सब यही लिखा हुआ है जो मैं पूछ रहा हूं, दैट मॉनिटर्स एंड एड्रेसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है जी. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Ministry of Finance through its Department of Financial Services regulates and oversees the activities of the banking system. अब इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री आ गई हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या बना रहा है? पॉलिसीज बना रहा है बेसिकली, relating to public sector banks, term lending, financial institutions, लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन रिफॉर्म्स. और फिर एक और है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विंग्स हैं. हम इसका एक वो बना देंगे चार्ट, चार्ट में ये डाल देंगे. ठीक है. उसके बाद में आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कर रही है? बेसिकली इट इज कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट एंड अदर अलाइड एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस framed thereunder, mainly for regulating the functioning of the corporate sector. वो जो आप बता रहे हैं ना नफरा वगैरह, वो इसके अंडर आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में. द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंपटीशन एक्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन एक्ट को कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. उसके बाद में ICI, ICSI, ICI विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड, सो दे आर ऑल्सो गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके अंडर आते हैं. उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो दिस इज द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट टू रजिस्टर कंपनीज एंड टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. प्रियम्बल क्या कहता है? द प्रियम्बल ऑफ द RBI डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक एज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स. तो बेसिक काम क्या है इसके? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स with a view to securing monetary stability in India and generally
to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. तो ये आपका प्रियम्बल है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और मेन फंक्शंस क्या है? इट फॉर्मुलेट्स, implements and monitors the monetary policy. Objective: maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. Regulator and supervisor of the financial system. Manager of foreign exchange. Issuer of currency. Regulator and supervisor of payment and settlement system. ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऐसा होता है बेसिक। हाँ बताइए। और सर जैसे हमारा पेटीएम वगैरह पे हम पेमेंट करते हैं और उसकी या फिर जो बैंकिंग में जैसे हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब चेक दिया हमने कोई, तो किस बैंक से डेबिट होगा फिर दूसरे से क्रेडिट होगा, तो ये आई गेस पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है जो हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ में ट्रेडिंग करते हैं। तो ओके उसमें भी ओके। बेसिकली क्या होता है कि कुछ पैसे आते हैं और कुछ पैसे जाते हैं। तो वो ये देखता है कि कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो नेट में हमारा माइनस चल रहा है या प्लस चल रहा है। तो ये ओके होता है ओके। ऑन कैपिटल अकाउंट एंड ऑन करंट अकाउंट। एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना? तो चेक करके ग्रुप में लिख दीजिएगा। बेसिकली आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ये चेक करता है कि सर भाई ये हम एक्चुअली एनपीसीआई करता है सर, है नहीं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ एनपीसीआई करता है, मुझे जितना पता है, बिकॉज हैदराबाद में ही है इसका हेड ऑफिस। हाँ हाँ तो ये जो भी आरटीजीएस एनईएफटी या जो उन्होंने बताया, जतिन जी ने, हाँ यूपीआई से पेमेंट, मतलब आप भीम ऐप से जो पेमेंट कर रहे हो, तो हाँ। सारी की सेटलमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट, मतलब सपोज आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था और आपने किसी को पेमेंट किया जिसका एसबीआई में अकाउंट है, उसके बीच में क्लियरिंग हो रही है, पूरी सेटलमेंट हम्म। उसकी करनी है, एक में डेबिट एक में क्रेडिट। हाँ, उसके अलावा एनपीसीआई मैं बता रहा ऑब्जर्व। हूं जैसे कि मान लीजिए आप इंपोर्ट भी कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी कर रहे या हो। मतलब मैंने तो एक छोटा इंपोर्ट सा की भी एग्जांपल पेमेंट दिया। कर रहे हो और एक्सपोर्ट की भी पेमेंट कर रहे हो। तो वो जो गवर्न करता है आरबीआई, उसको क्या कहते हैं? कुछ होती है पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट, जैसे कहते हैं करेक्ट। ना करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। ये कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या है? मतलब ये कि कैपिटल अकाउंट में जो आपने पेमेंट कर दिया फॉरेन एक्सचेंज में वो ज्यादा कर दिया, जो आपने आपको रिसिप्ट हुई कैपिटल अकाउंट में वो कम हुई। या इसी तरह से नहीं, इसके करंट बारे में अकाउंट। थोड़ा मैंने पढ़ा था सर। हाँ जी। इसमें क्या होता है, जो ये यूपीआई वाला जो पेमेंट्स होता है ना, मोबाइल टू मोबाइल, छोटे जो रिटेल पेमेंट्स बेसिकली, हाँ हाँ वो एनपीसीआई करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ और जो आरटीजीएस एनईएफटी और वैसा सब फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब बैंक टू बैंक होता है, स्विफ्ट टाइम पेमेंट, और हाँ। वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल के है, सीसीआईएल, ओके वो करती ओके। है। हम्म। तो ऐसा है तो दोनों इसके का। बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट उसके बारे में, है ना? जो फॉरेन करेंसी है इसको भी रेगुलेट आरबीआई करती है। अब उसको क्या टर्म है वो आपको ग्रुप में लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है जी? बैंकर टू द गवर्नमेंट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो एक्ट्स एज देयर बैंकर, ठीक है? एंड बैंकर टू बैंक्स मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स। तो ये बेसिकली आरबीआई के काम हो गए। अब एसबी सेबी, सेबी में क्या है? दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? इट इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड द प्रियम्बल ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ये प्रियम्बल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental that। ये प्रियम्बल है सेबी का। और सेबी क्या क्या काम कर रही है? रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। हमें इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बना लेने हैं नेगेटिवली वर्डेड, जैसे चार फंक्शंस हम दे देंगे आरबीआई के और हम दे देंगे विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द आरबीआई, ठीक है? इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेबी। तो आपने तीन तो ऐसे दे दी जो सेबी वाले हैं और एक दे दिया जो सेबी का फंक्शन नहीं है। इस तरह से पूछेगा नॉर्मली वो, उसने तो पूछना एमसीक्यू टाइप ही है। तो regulating the business in stock exchanges and other securities market, register and regulate the working of intermediaries associated with the securities market, such as stockbrokers, authorized persons, share transfer agents, bankers to an issue. Prohibit fraudulent and unfair trade practices, insider trading relating to securities market. Power to call for information, undertake inspection,
conduct inquiries and audit, summon witnesses from such intermediaries, and promote investor education and training of intermediaries of securities market. उसके बाद IRDAI ये क्या करती है? It regulates the insurance sector, including registering insurance companies. सर एक जस्ट हाँ छोटा जी, सा चीज, हाँ जी, मैं पढ़ रहा था उसलिए आपको बताता हूँ कि मैं वो देख रहा था कि आरबीआई गवर्नर कौन बन सकता है। मतलब देखिए, देश में दो पावरफुल पोजीशन है, एक आरबीआई हाँ, गवर्नर और दूसरा हम्म, है सेबी चेयरपर्सन। हम्म, तो सेबी चेयरपर्सन तो अभी थोड़ा पॉलिटिकली वो होता है कि वो मोटिवेटेड होता है और पॉलिटिकली एफिलिएट होता है, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, जैसे हम्म, इसकी हुई थी। ये माधवीपुरी बुच की हुई थी, जिसका अदानी हम्म, के साथ कनेक्शन था। हम्म, तो आरबीआई में आप लॉ ग्रेजुएट या वैसा कुछ नहीं, बट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर, देन यू कैन बिकम आरबीआई गवर्नर। ओके, ओके, ग्रेट, और कोई डिग्री नहीं बन सकती। बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब तो मैं बन सकता हूँ आरबीआई आप बन सकते हो गवर्नर। अगर आपने कोई पर्टिकुलर लेवल पे काम किया आरबीआई में या ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ऐसे में, ओके, तो ओके, 100% बन सकते हैं। समझ गया, समझ गया, हाँ, हाँ, हाँ। तो it regulates the insurance sector, including registering insurance companies, clearing insurance products, licensing and establishing norms for the intermediaries, and protecting policyholders' interests. Ensure the adherence of insurance product to the rules laid down, and defines the rules for the terms and conditions of insurance products such as sum assured, surrender value, settlement of claims, nomination and assignment, insurable interest and others. Regulates distribution of insurance products by laying down the qualification and training requirements of intermediaries and the payment of commission to distributors. तो IRDAI ये सब काम करती है. Supervises the functioning of the Tariff Advisory Committee that determines the rates for general insurance products. तो Tariff Advisory Committee क्या है? Which determines the rates for general insurance products. It also lays down the modalities for investment of funds by insurance companies. भाई फंड्स तो बहुत आ गए इनके पास, अब ये कैसे इन्वेस्ट करेंगे इसके बारे में कौन बताएगा? IRD, कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ये क्या है? दिस इज द अथॉरिटी entrusted to act as regulator of the pension sector in India under the PFRDA Act. PFRDA Act regulates the pension, नेशनल पेंशन स्कीम, NPS, ठीक है, जिसकी डिडक्शन भी मिलती है, एंड एनी अदर पेंशन स्कीम स्पेसिफाइड अंडर इट्स एम्बिट. It is responsible for registering the various constituents such as the fund managers, custodians, central record keeping agency, and trustee banks, and to define the parameters of their roles and responsibilities. The Act and its provisions apply to the national pension system and other pension schemes not regulated by any other enactment. The NPS will be based on defined contributions. It will also offer a menu of investment choices and fund managers. और इनके काम क्या है? Basically regulating the NPS and any other pension schemes to which the Act applies, approving the schemes and the terms and investment guidelines to manage the corpus, registering and regulating intermediaries, protecting the interests of the subscribers by ensuring the funds are managed according to the mandate received, costs of management are reasonable, and establishing a mechanism for redressal, educating subscribers and the general public on matters relating to retirement savings. अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसमें फंड्स आते हैं, जैसे PM केयर फंड है. अब PM केयर फंड में भी क्या आता है? बहुत सारे पैसे आते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? वो कौन गवर्न करता है? उसका रेगुलेटर कौन है? इसके भी हमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने चाहिए. ऐसे बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हमारे को जो 80G में आप लेते हो डिडक्शन, जैसे चिल्ड्रन रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो इनको भी तो कोई गवर्न करता होगा ना. इनको कौन गवर्न करता है? इनको क्या RBI गवर्न सर करता है, सेबी गवर्न करता है, क्या होता है? इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, ढूंढिए. हाँ जी, सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही गवर्न होता हूँ. एक बार देख लीजिएगा, डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा और फिर ग्रुप पे डाल दीजिएगा. ठीक है, ठीक. ठीक है. उसके बाद में रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. अकॉर्डिंग टू सेबी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स रेगुलेशंस 2004. अब ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इट मींस एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरमीडियरीज
which represents a particular segment of the securities market and which is duly recognized by SEBI। मान लीजिए कोई ब्रोकर्स की एसोसिएशन है, कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि अल्टीमेटली गवर्न होती है सेबी से, एंड विच इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी बट एक्सक्लूड से स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरमीडियरीज है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हो, मर्चेंट बैंकर्स हो, है ना, कई तरह के इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, या जैसे ये डिपॉजिटरीज होते हैं। तो लेकिन इसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता। In Indian securities market, an SRO needs to be registered and recognized by SEBI after following a registration process that laid down norm for professional competence of the board, infrastructure and capital requirements. The SEBI SRO regulations list down certain obligations and responsibilities on SROs. अब हमें ये देखना है कि जैसे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, क्या वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगी? इस तरह से वो सवाल पूछ सकता है ना। तो अपने आप को हमें ऐसे अपने आप से खुद सवाल पूछने हैं कि वो क्या सवाल पूछ सकता है, और हमें उसके आंसर अपने आप ही ढूंढने हैं। ठीक है, द सेबी एसआरओ रेगुलेशंस lays down the certain obligations and responsibilities on self regulatory organizations and SRO must always abide by the directions of the SEBI। तो ये सेबी से रिलेटेड की बात कर रहा है यहाँ एसआरओ। ठीक है, और क्योंकि वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तो बेसिकली गवर्न होती है आरबीआई से, है ना। An SRO must always abide by the directions of the SEBI and act in the best interest of investors. SEBI also nominates directors on the board of the SRO. The SRO can also conduct inspection and audit of its members. It is bound to report any violations or non-compliance by any of its members to SEBI. Structure of financial markets in India. तो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले आरबीआई आ गया। ठीक है, तो आरबीआई दी सेंट्रल बैंक, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स। इन सबको ये गवर्न करता है। तो अपने को अब इसका आंसर ढूंढना है कि ये जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी क्या आरबीआई के अंडर आते हैं? क्या आरबीआई उनको भी गवर्न कर सकता है? उसके बारे में अपने को आंसर ढूंढना है। ठीक है, बैंक्स बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन दोज दैट हैव एक्सेस फंड्स टू इन्वेस्ट एंड दोज दैट नीड फंड्स। ठीक है, एक तरफ लोग पैसे जमा करा रहे हैं और एक तरफ लोग लोन ले रहे हैं बैंक से। तो बैंक का काम क्या है? इंटरमीडियरी का काम है। ठीक है, by undertaking the role of mobilizing these surplus funds by taking deposits and lending it on the basis of a credit evaluation done on the ability of the borrowers to pay interest and return the principal. The banks also provide a secure system for settling financial transactions of their customers through a systems of checks and electronic payment systems. अपार्ट तो ये तो प्राइमरी बैंकिंग एक्टिविटीज हो गई। उसके अलावा बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज to their clients by offering advice on investments and insurance. Banks tie up with mutual funds, portfolio management service providers, insurance companies and others and offer their products and services. तो ये सारे बैंक के काम हो गए। कमर्शियल बैंक्स में भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स which include public sector banks, private sector bank, foreign banks and regional rural banks, or non-scheduled commercial banks that include local area बैंक्स। ठीक है, तो ये सारे आ गए कमर्शियल बैंक्स में। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स देयर आर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस सच एज द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स दैट कवर रूरल एरिया नीड्स। पेमेंट बैंक्स have been notified by the RBI to encourage financial inclusion to low-income households, small business and others by providing small saving accounts and payment oblique remittance services. Their activities include accepting current and saving deposits not exceeding 1 lakh. ठीक है, include issuing ATM or debit cards but not credit cards and providing payment and
रेमिटेंस सर्विसेज. सो बैंक कैन नॉट अंडरटेक एनी लैंडिंग एक्टिविटीज. तो कुछ पेमेंट बैंक्स भी हैं. फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर अनदर कैटेगरी ऑफ बैंक्स approved by RBI to provide a savings vehicle, banking facilities, and to supply credit to small businesses, marginal farmers, micro and small industries, and other entities in the unorganized sector. The capital requirements, functions, and obligations and regulatory provisions of each category are defined by the RBI. जैसे अपना ये था AU स्मॉल बैंक. तो बेसिकली क्या है, ये चाय वाले को भी लोन दे देते हैं, ये रेडी पटरी वाले को भी लोन दे देते हैं. तो इनके लिए रिलैक्स्ड रिक्वायरमेंट्स है. उसके बाद में आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. अब पहले तो हमें ये ढूंढना है, पहले ये देखना है कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में डिफरेंस क्या है. क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में? क्या बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? कुछ तो डिफरेंस होगा ना सर बैंक्स में और. एनबीएफसी जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, लोन दे सकती है बाय बोरोइंग द फंड्स फ्रॉम अदर बैंकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट बैंक्स कैन टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एज वेल. राइट. तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. दे आर कंपनीज दैट आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस और चिट बिजनेस. इन अ सर वे. एनी एग्जांपल ऑफ दिस बैंक जो हमने 1 लाख वाला पढ़ा था? हाँ, पेमेंट बैंक. पेमेंट बैंक तो बहुत सारे हैं ना मैडम, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, ये वोडाफोन जो का. अच्छा, तो पेटीएम वगैरह तो इसमें नहीं आएगा? पेटीएम इज, आई डोंट थिंक इट्स अ पेमेंट बैंक, इट्स फैसिलिटेशन पोर्टल. पेमेंट बैंक आई थिंक 28 या 30 है इंडिया में. दे जस्ट कैन ऑफर अ लिमिटेड पेमेंट सर्विसेज, ओके, चलो विच इज बिल्कुल। लाइक एयरटेल का जैसे पेमेंट बैंक है, आपको पता हो शायद. तो फिनो पेमेंट बैंक का एक आईपीओ आया था. अच्छा, तो वैसे हैं, मतलब पेटीएम को मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, बट पेमेंट बैंक का काम इतना ही है, वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, हम्म. लाइक विदाउट गोइंग टू द बैंक एक्चुअली. और लोन नहीं दे हम्म, सकता वो. लोन तो बिल्कुल नहीं दे सकता, हम्म. लोन पर डिपॉजिट भी नहीं ले सकता. हम्म. अब ये जो एनबीएफसी हैं, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है इनको, और आरबीआई के साथ भी रजिस्टर कराना पड़ता है. So they play an important role in the Indian financial system. They are companies that are engaged in the business of loans and advances, leasing, hire purchase, insurance business, or chit business. In a way, the NBFCs are in a business that is similar to banks. But there are some key differences between the two. NBFCs cannot accept demand deposits. ठीक है. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि आपने आज पैसे जमा कराए, कल आप ले सकते हो. इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स में डिफरेंस है. ठीक है. नॉर कैन दे हैव द फैसिलिटी ऑफ इशूइंग चेक्स, एंड इन एडिशन दे डोंट हैव द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस विद द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. मतलब क्या है कि जो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको वो डीआईसीजीसी से बैक्ड होता है. जो पहले 5 लाख तक था, अब शायद 1 लाख रुपए हो गया है. अगर आप बैंक में एफडी कराते हो, बैंक फेल हो जाता है, तो बैंक की भी लिमिट है कि कितने लाख तक वो आपको दे सकता है. सर नॉर्मली ऐसा उल्टा हो होता गया है नहीं है अभी, उल्टा हो क्योंकि. गया, 1 लाख से 5 लाख हो गया. है उल्टा हो गया. अच्छा, 1 लाख से 5 लाख हो गया. हाँ. तो ये है कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है. ये क्या करती है? ये एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको, उनके लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, आप क्या करते हो? ये डीआईसीजीसी से इंश्योरेंस करा लेते हो कि भाई अगर आपका एक्सपोर्ट वाला पेमेंट नहीं आया तो ये इंश्योरेंस करके और ये पैसा आपको देती है. एनबीएफसी फिल इन द गैप ऑफ लेंडिंग वेयर बैंक्स आर अनेबल टू लेंड ड्यू टू हाई रिस्क और रीच. ठीक. उसके बाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर दोस whose primary business is for the purpose of lending for the purchase of property और रियल एस्टेट. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आएगा या बैंक में आएगा. ठीक है. नेशनल हाउसिंग बैंक है ना. तो ऐसे यस. लेकिन और भी बहुत सारी हैं. जैसे एचडीएफसी की है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है. बहुत सारे बैंक्स ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बना रखी हैं. लेकिन ये क्या करती हैं बेसिकली?
ये देती है फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट. द रेगुलेशन फॉर दीज कंपनीज वाज अर्लियर अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक. पहले ये सारी नेशनल हाउसिंग बैंक में थी, लेकिन अब क्या हो गया, और नाउ देयर रेगुलेशन हैज बीन टेकन ओवर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Increasingly, there are detailed guidelines being framed for the purpose of clear definition and the modes of working of the housing finance companies. ठीक है. उसके बाद में P2P lending, an area of lending that has witnessed a sharp rise is that of peer-to-peer lending, wherein one person lends to another person. ठीक है. This is a form of unsecured lending and it takes place through a peer-to-peer lending platform. तो गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है, वहां पर आप लेने वाले भी वहां पर मौजूद है और देने वाले भी मौजूद हैं. These platforms are regulated by RBI and there are detailed guidelines in place. The financial stability of the peer-to-peer lending platform is one thing, but these platforms also need to conduct the required checks and due diligence on various participants, especially lenders on their platform, in order to reduce the risk element that is present. This is meant to ensure that a robust peer-to-peer lending system develops so that there is increased confidence too in the manner and operation of these platforms. फिर उसके बाद आता है मनी मार्केट. मनी मार्केट is a part of the financial market where instruments with short-term maturities less than 1 year are traded. ठीक है. Money market instruments consist of call and short notice money, call money, short notice money, commercial paper, certificate of deposits, commercial bills and treasury bills. ठीक है. Among these, call and short notice money and treasury bill consist of the most significant segment of the Indian money market. So banks, financial institutions and primary dealers are the major players in these segments of the money market. These are usually very liquid as there are a lot of players who transact in these markets to meet their immediate requirement of funds. There is also a lot of intervention by the RBI in the money market in order to influence the way things are going so as to meet its policy objective. As the depth of the market grows, there is a greater choice for investors who are institutions and hence this can be considered as a wholesale market. उसके बाद में अगली आती है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इंटरनेशनल ट्रेड necessitated currency exchange, leading to the concept of foreign exchange, forex, the relative value of one currency against another, known as currency pair. ठीक है. For example, US dollar to INR. The first currency in the pair is the base currency. तो ये फर्स्ट करेंसी जो अगर दो होती है, जैसे यूएसडी और आईएनआर में, बेस करेंसी यूएसडी है, while the second is the कोटिंग करेंसी. तो ये भी आ सकता है, बेस करेंसी कौन सी होती है और सेकंड ये कोटिंग करेंसी कौन सी होती है. The Indian foreign exchange market has a spot market, forward market and also currency derivative contracts. Trading is available on stock exchanges. The spot market has an interbank segment such as merchant segment. In the interbank segment, banks make market by giving two-way codes for buying and selling a currency. कि भाई buying TT buying rate, TT selling rate होता है ना. In the merchant segment, the merchants are price takers who buy or sell currency based on the price given by the banks. The participants in the stock market are the spot markets of the banks, the dealers and brokers, businesses, government and retail customers. The quotes offered for different currencies will depend upon the interbank rate available to the bank for different currencies. उसके बाद में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. It publishes daily reference rates for major currency pairs जैसे USD INR, EUR INR, GBP INR, JPY INR on Mumbai business days. ठीक है. Then credit information companies. बेसिकली है ही ना, 4-5 ही तो मेन करेंसी है, जैसे यूएस वाली हो गई करेंसी, यूरो हो गई है ना, ये अपना ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स हो गए, जीबीपी, और फिर वो जो जापानीज येन हो गए हमारे. ठीक है. Credit information companies. Credit reporting system consists of the institutions, individuals, statutes, procedures, standards, and technology that enable information flows relevant to making decision making to credit and loan agreements. Credit reporting system in India currently consists of credit information companies such as TransUnion CIBIL Limited,
एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, banks, all India financial institutions, NBFCs, housing finance companies, state financial corporations, credit card companies, etc., are governed by the provisions of Credit Information Companies Regulations 2005. ठीक है। तो इसमें सर ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने पता नहीं देखी हो कि नहीं, हाँ। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है ना, तो ये जो क्या नाम अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम, हम्म। उनका लड़का है कार्ति चिदम्बरम, तो हाँ, वो भी कार्तिक। एमपी है। हम्म। तो उसने एक उसका फनी एक मीम भी चल रहा था कि हम्म। किसी को पता ही नहीं है कि ये कंपनी कैसे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड करती है, तो व्हाट आर द थिंग्स एंड हम्म। हु ओन्स दिस कंपनी, नोबडी नोज, मतलब दे डिसाइड योर फ्यूचर कि हम्म। वेदर यू विल गेट अ लोन और नो, वो इसके हाँ। हाथ में है, इन कंपनियों के हाथ में। अगर इसने छेड़खानी कर दी आपके रिकॉर्ड में कुछ, तो हाँ। आपकी ताकत नहीं है आप इसको हिला पाओ है, तो ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आपकी एबिलिटी पूरी यही कंपनी डिसाइड करती हाँ। है हाँ। लोन। अब बाहर की भी तो कोई कंपनी है ना, जैसे मूडीज वगैरह आता है ना, भाई इसकी रेटिंग ये है, इसकी रेटिंग ये सर है, इस वो तो तरह से। रेटिंग दे रहा है, ये तो आपका हाँ। मतलब अगर आपने मतलब जैसे मैंने ना देखा है इसमें, जैसे मैंने एक ना क्रेडिट कार्ड स्टार बाजार में मेरे को एक जनों ने दे दिया था। हम्म। मतलब वो बैठे रहता ना, तो बेचारा वो मिन्नतें कर रहा था, तो मैंने ले लिया। हाँ, ठीक फिर है। मैंने उसको यूज नहीं किया, हाँ। और उसका उसने 500 रुपये फीस लगा दी थी, जो मुझे पता नहीं थी, बट उसमें एग्रीमेंट में लिखवा ली होगी उसने। तो हम्म। मैंने तो यूज ही नहीं किया वो, और फिर वो 500 500 500 रुपये हो गए, वो 25,000 रुपये हो गया। हम्म। और सडनली जब मैं हाउसिंग लोन लेने गया 2022 में, तब वो हम्म। बोलता है कि आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर हो। मैं बोला एक हम्म। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर मैं कैसे हूँ, मैं तो जिंदगी में कभी हुआ नहीं है ऐसा। हाँ। फिर पता चला कि ऐसा हुआ था स्टार बाजार में, उन्होंने 500 रुपये का मतलब 1 रुपये वो उसने क्रेडिट कार्ड दिया, उसकी फीस जो है उसने बैक एंड में चार्ज कर दी, जो मुझे पता ही नहीं थी। हम्म। तो वो हम्म। चार्ज करते 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 25,000 रुपये हो गए। फिर मैंने इतना लिखा है ये क्रिसिल वालों को, सिबिल हाँ। वालों को, हम्म। बट वो बोला नहीं, वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये दिखेगी तो सही हिस्ट्री। हाँ। हाँ। तो हर बार जब भी अब लोन लेने जाता हूँ ना, तो वो एक बार तो आता ही है हाँ, लफड़ा। इसके लिए वो कहते हैं जैसे सिबिल स्कोर भी आपका है, अगर सिबिल आपने लोन की इंक्वायरी भी कर ली ना बैंक से, हाँ, तो भी तो भी आपका डाउन सिबिल हो स्कोर जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। तो भी डाउन हो जाता है। तो आपको ये सिबिल स्कोर भी अपना मॉनिटर करते रहना चाहिए। और फिर आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो कि भाई ये आपने इंक्वायरी की है या नहीं किया, या ये लोन आपको बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये क्रेडिट अगर वो आप इंफॉर्मेशन कर ब्यूरो देते ऑफ हो, इंडिया लिमिटेड है ना सर, सिबिल। तो फिर क्या होता है, उससे ना आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव भी हो जाता है। हाँ, तो वो मतलब अब आम झगड़ना आदमी पड़ता को है तो उसके फर्क लिए। पड़ता नहीं, मान लो मैंने लोन नहीं लेना कभी, अब मुझे हम्म। फर्क पड़ता नहीं मेरा सिबिल स्कोर क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता लोन पड़ना पड़ जाए, लेना पड़ जाए, तब इन चीजों की जरूरत पड़ती है। जिसने मान लो जिंदगी में लोन लेना ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, सिबिल स्कोर उसका जो मर्जी रहे। करेक्ट। तो ये कभी कभी देखना चाहिए, बट देखने से भी डाउन होता है, बट मतलब मेरे हिसाब से 2 साल में एक बार देखना चाहिए कि पता चले आपके नाम से कौन सी लोन बोल रही है। कहीं आप डिफॉल्टर हाँ, तो नहीं हो, कई भले बार आपने ऐसा भी डिफॉल्ट होता है किया कि नहीं हो, आपने लोन लिया ही नहीं होता, वो आपके नाम से चल रहा होता है। नाम से चल रहा होता है। तो वो ये पैन बहुत नंबर इंपॉर्टेंट गलत है। हो गया या कुछ, या किसी ने जानबूझकर आपका पैन नंबर दे हम्म। दिया, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हमारे सारे पब्लिक डोमेन में रहते ही। करेक्ट। तो ये भाई जो क्या नहीं है, जॉब में हमारा रहता है ना, उनका तो आधार बहुत पैन मुसीबत सबको होती पता है है। सर। जॉब में रहता है ना, उनकी तो बहुत मुसीबत होती है। जैसे मेरा प्रॉब्लम है, मेरे जॉब में हूँ, तो मैंने अभी तक 6 कंपनियों में काम किया है पिछले 25 सालों में। हाँ। तो वो अपने बैंकिंग के लिए आपका पान कार्ड और आधार कार्ड मांगते हैं, वो भले कंपनी के लिए वो होता है, पर वो हम्म। घूमता रहता है। तो अगर हाँ। किसी में हाँ, पास्ट में आपने 20 साल पहले भी काम किया और प्रॉब्लम आई, तो आपका नाम कहीं ना कहीं तो अटैच है। तो बिल्कुल 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 ठीक है। और वो प्रॉब्लम तभी आती है जब आप लोन लेने जाते हो, तो वो कहता है पहले पुराना क्लियर करो। आपको क्लियर पता करो भी तब। नहीं कि वो क्या है। यस। कई बार ऐसा भी बंदा सोचता है कि क्रेडिट कार्ड से ले लिया, अब ठीक है, अब तो हम नहीं देंगे। ऐसा भी हो करेक्ट। जाता है, कोई डिस्प्यूट हो गया आपका, अब क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ज्यादा चार्ज कर लिया, आप कहते हो नहीं देंगे, ठीक है नहीं दिया आपने, बट वो जब आप 20 साल बाद भी लोन लेने जाओगे तो कह देगा जी ये पहले क्लियर करो। राइट। तो ये क्योंकि वो रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई इस आदमी ने करेक्ट। हमारे इतने पैसे नहीं दिए। ऐसा ही केस है रिलायंस इन्फोकॉम, पहले पता है वो कर लो दुनिया मुट्ठी में बोल के वो मोबाइल दे रहा था मुफ्त में सबको। हाँ। हाँ। तो लोगों के अभी भी 250 250 रुपए के डिफॉल्ट बोले जाते हैं सिविल रिपोर्ट में कि आपने हाँ। 250 रुपए का नहीं दिया था बिल या वॉट एवर। अब आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कभी ये लिया था, बट ये कहीं ना हाँ, कहीं रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रखने जैसी चीज है ये। The credit information reports of borrowers can be obtained from the CICs, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज।
by specified users listed under CIC regulations which include credit। आप अब देखिए आजकल वो एक नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। वहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि आपने कोई लोन लिया हुआ है कहीं या नहीं लिया हुआ। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए, वो कुछ फीस चार्ज करते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो सर उसमें देख लिया था मैंने अपना, जब CIRP का प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, हाँ तभी आता था ना ये क्रेडिट हाँ इंफॉर्मेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। So credit information reports of borrowers can be obtained from the CICs by specified users listed under CIC regulations, which include credit institutions, telecom companies, other regulators, insurance companies, stockbrokers, credit rating agencies, resolution professionals, etc. CICs also offer value-added products like credit scores. Individual borrowers can also obtain credit report from CICs. RBI has directed CICs to furnish free full credit report which includes credit score to individual borrowers once in a calendar year। तो इसी तरह से अगर आप NESL पे भी रजिस्टर करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, तो वो भी आपको साल में एक बार रिपोर्ट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो चार्जेस लेती है, चार्जेस उनके एनुअल बेसिस पे हैं, वो एक अलग बात है, बट एक बार आपको रिपोर्ट वो एनुअल बेसिस पे देगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप लोन लेते हो तो वो NESL को इन्फॉर्म कर देता है आपका बैंक, या जो जहां से भी आपने लोन लिया, तो वहां पर पूरा आपका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होता है। अकाउंट एग्रीगेटर्स। Account aggregators are financial entities that are licensed by the Reserve Bank of India, whose main role is to bring together different parts of customer information and share it in a consolidated manner with third parties. This is done only with the express consent of the customers whose data is being shared. It is meant to ensure that there is proper data available, so digital lending becomes easier and more people are brought into the formal credit system. The customer has the right to revoke their consent at any point of time. Also, this can lead to less paperwork in the entire lending process, making the experience easier and quicker. ठीक है, तो ये अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या है? दीज आर द फाइनेंशियल एंटिटीज दैट आर लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मान लो शेयर्स आपके, अब शेयर्स आपके पास कितने हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, जिसके साथ भी आप मेंटेन करते हो अपना अकाउंट। इसी तरह से इन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर्स बना रखे हैं, दे आर लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सिक्योरिटीज मार्केट अंडर सेबी। Definition of securities. The term securities has been defined in section 2H of the Securities Contracts Regulation Act. एक बार पढ़ दीजिएगा जितेंद्र जी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, या The कोई term भी आप में जो securities, कंफर्टेबल हो। हाँ जी। shares and scrips, stocks, bonds, debenture stock, or other marketable securities of a like nature in or any incorporated company or other body corporate, a contract of derivatives, units or other instrument issued by any collective investment scheme to the investor in such scheme, securities receipt as defined under section ZZ of section 2 of securitization and reconstruction of financial assets सरफेसी एक्ट। SARFAESI Act में, units of any other instrument issued to investor by under any mutual fund scheme, or any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage of debt assignment of such entity। सर ये F पता नहीं चला, ये कौन हो सकता है? क्या? F, any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। नहीं तो जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, ऐसे ही इस हाँ, टाइप ओके के। ओके। बैंक ने ARC को दे दिया तो ARC इज ऑल्सो इज कॉल्ड होल्डिंग द सच आइटम एज सिक्योरिटी रिस्क। हाँ सर नीचे जा सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, such other instrument as may be declared by CG to be securities, institute like an Asian Development Bank or IFCE, gold receipt, zero coupon or zero principal instrument, and right or interest in the securities। तो ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, दे कंप्राइज प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सेकेंडरी मार्केट वेयर existing securities are traded. Primary market enables capital raising
while the secondary market provides liquidity and price discovery. Securities exchange. Securities exchanges, they facilitate trading at market driven prices, ensuring fair valuation and liquidity. National exchanges like NSE and BSE enable electronic trading via anonymous order matching. They also oversee clearing and settlement to ensure smooth transactions. उसके बाद क्लियरिंग कॉरपोरेशंस. ये क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या होती है, एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीन से पढ़ लीजिए. हाँ जी, या अपनी बुक से, जहां से भी. हाँ जी. Yeah. Clearing corporations are an important part of the entire stock exchange structure. When an investor transacts through a registered stock exchange, they need the confidence that their money and trades are safe. The clearing corporation has the role to ensure the confirmation, settlement, and delivery of transaction on the stock exchange. The clearing corporation has to set up risk management systems so that there is no risk to the overall system in case some investor or member is not able to pay their dues. Then depositories. Depositories enable a single point for electronic holding of financial assets. This includes equity, warrants, preference shares, mutual fund held in demat form, corporate bonds, money market instruments, government securities, securitized instruments, and postal saving schemes. In order for a security to be eligible to be traded in the secondary market, it should be held in electronic or dematerialized form. Issuer gets their security admitted to the depositories where they are held as an electronic entries against the investor names without any paper certificate. National Security Depository Limited NSDL and Central Depository CDSL are the two depositories in India. उसके बाद depository participants. तो डीपी तो यानी बैंक, आई थिंक जनरली बैंक होती है. Depository participant enables investor to hold and transact in securities in the dematerialized form. Demat securities are held by depositories where they are admitted by dematerialization after the issuer applies to the depositories and pays the fees. Depository participants open investor account in which they hold the securities that they have bought in dematerialized form. Brokers and banks offer DP services to investor. तो दो हो गए, ब्रोकर्स भी और बैंक्स भी. Banks भी, yeah. DPs help investors receive and deliver securities when they trade in them. While the investor level accounts in securities are held and maintained by the DP, the company enters into an agreement with the depository to dematerialize the securities. In other words, DP act as an agent for depositories. Custodians. Custodian typically works with institutional investors. They hold, okay. Custodians typically work with institutional investors. They hold securities and manage bank accounts on behalf of the institutional investor. They manage the transaction pertaining to delivery of securities and money after a trade is made through a broker, and also keeps the accounts of security and money. They are also responsible for collecting the benefits and rights in respect of the securities held by the client and maintaining records of the services provided. Custodians are usually large banks. ये थोड़ा देखना पड़ेगा सर, मुझे डीपी का पता है, कस्टोडियन और डीपी के बीच में क्या हाँ डिफरेंस जी, है? क्या कस्टोडियन का क्या? बेसिकली जो Custodian- इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप बोल रहा ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर ये मैनेज करते हैं कस्टोडियंस. नहीं, लेकिन स्टॉक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स. इन्वेस्टर हाँ जी, नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस समझना पड़े. नहीं भाई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ सकता है इसमें. और जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स दे आर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली. which is not retail in a way we can say. स्टॉक ब्रोकर्स. सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे कोई मिलने आया है, जस्ट एक हाँ सेकंड. प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ जी, हाँ जी. और कोई पढ़िए तब तक, कौन है और? या 2 मिनट का ब्रेक ले जी लेते हैं? सर. हाँ पढ़िए पढ़िए, आप जतिन जी पढ़िए. स्टॉक ब्रोकर्स और बॉन्ड मार्केट एक बार पढ़िए. Stock brokers are registered trading members of stock exchange. They put through the buy and sell transaction of investors on stock exchange. All secondary market transaction on stock exchange have to be conducted through registered brokers. Several brokers provide research, analysis, and recommendation about securities to buy and sell to their investors. Brokers may also enable screen-based electronic trading of securities for their investors
or support investors' orders over phone. Brokers earns a commission for their services. This is all about बॉन्ड मार्केट the stockbrokers. Now, if we talk about bond market, there are a lot of issuances that are used by issuers to raise money for their businesses. These also become a source of investment for investors. The part of the market where the debt securities are listed and traded is known as the bond market. The different type of securities here would include bond, debentures, government securities, etc. And it provides a place where secondary trading in these instruments take place. तो बेसिकली क्या है, जो डेट है, डेट से रिलेटेड मार्केट कहाँ होती है, वो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है। डिबेंचर्स इश्यू हो गए, है ना, वो सब चीज। डेरिवेटिव्स मार्केट पढ़िए, डेरिवेटिव मार्केट। Derivative is an instrument that gives exposure to another assets through it. That is, they derive the value out of underlying assets, which could be equity, debt, or commodity. The derivative market is where instruments like future and options are traded. These instruments allow the investors to take a leveraged exposure and thus has the scope of high returns but higher losses too. It can be used effectively to hedge positions but can also become a source of speculation if the investor is not aware about the risk involved in the instruments. भाई कहते हैं ना कि फ्यूचर ऑप्शंस में लोग बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फ्यूचर ऑप्शंस में क्यों? क्योंकि जुए की तरह है कसम से। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाँ, और ज्यादातर इसमें बट बर्बाद ही होते हैं। हाँ जी, वो वैसे क्या, मेजर क्योंकि क्या इसका होता है कि विदाउट पर्पस था नॉलेज हेज। काम करते हैं। अब उनको पता तो है नहीं कि कंपनी क्या है क्या नहीं। मार्केट में प्लेयर्स भी बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो वो कौन से प्राइस, कौन से शेयर को उठा रहे हैं, कौन से को गिरा रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज तो होती नहीं। तो वो क्या करते हैं, मैंने ये ऑप्शन खरीद ली, मैंने ये कॉल खरीद ली, मैंने ये ऑप्शन खरीद ली, बस इस सब में चलते रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट डिस्करेज भी कर रही है इसके हाँ ऊपर बिल्कुल टैक्सेस बिल्कुल। वगैरह बढ़ा के। अभी तो एसटीडी बढ़ा दिया, बट एसटीडी जरा हाँ सा जी। बढ़ाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। वो पॉइंट पे कुछ बढ़ा दिया, तो या तो बहुत ज्यादा कर देते तब तो ठीक था। बट चलो, म्यूचुअल फंड्स। नहीं, इसके लिए अब ये भी करा था पीछे गवर्नमेंट ने कि जो पहले वीकली एक्सपायरी होती थी फिर उसको फोर्टनाइट एक्सपायरी में कन्वर्ट करा, और हम्म इसे ऐसे स्टेप्स भी ले रही है गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड्स। Mutual fund has emerged as one of the biggest source of investment choices for investors. Mutual fund collects money from multiple investors and then deploy this according to the mandate in their funds. They represent a collective investment option for investors. Mutual fund have exposure to equity, debt, commodity, and even international market, and hence they can be used to achieve a wide variety of goals. They play the role of an important intermediary who are able to channel funds from small investors in the securities market because they invest on behalf of these investors. तो म्यूचुअल फंड्स में क्या हो गया, बेसिकली ये मनी कलेक्ट कर रहे हैं भाई। आप एक तो चॉइस ये है कि आप डायरेक्ट शेयर खरीद लो, है ना, चाहे प्राइमरी मार्केट से चाहे सेकेंडरी मार्केट से। दूसरा ये है कि आप, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, और म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे ऐसे लोगों से पैसे लेकर के वो इन्वेस्टमेंट करें फिर, क्योंकि उनके पास फंड मैनेजर्स भी होते हैं, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होती हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। आप भी उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको इक्विटी वाले में पैसा लगाना है या डेट फंड में पैसा लगाना है। तो इस तरह से ये भी एक प्लेयर है इस मार्केट में। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। There is a huge amount of choice of investment products that are present for investors. In the security market, there is also the need for effective allocation and choice. Considering the risk appetite for the investor, this is facilitated through investment advisors who guide their client toward their goal through the effective creation of a portfolio of investments. The investor advisors play an important role because they enable those who do not understand the complex finance products and services to choose what is right for them. अब क्या है, अलग अलग की अलग अलग नीड है, ठीक है ना। जैसे एक रिटायर्ड बंदा है, अब वो कहेगा भाई मेरे को तो रिस्क फ्री चाहिए, मेरे को तो डेट सिक्योरिटीज में लगा दो, मेरे को पैसा मिलता रहे। अब एक जो यंग बंदा है, वो कहता है भाई ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा तो इक्विटी में लगाओ, है ना।
रिस्क एपेटाइट सबका अलग है। रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। Alternative investment funds are those that privately pool money and then deploy them for investing in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investors. The investors are the investors are sophisticated investors, and hence these funds caters to a segment of investors who are well versed with the technical and other aspects, who are able to take a decision on the kind of investment policy that they should follow. This is a growing segment of the Indian securities market. जैसे जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं आजकल बना रहे हैं ना लोग। REIT, हाँ। REIT. तो आपको ये देखना है कि तो जो REIT है वो क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं या नहीं आते, किस फंड में आते हैं? KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। KYC registration agencies perform a significant task in the securities market. There is a need to assure that there is a proper verification of the investors who are putting their money into the various investments. This is done through the KYC process, and the detail of this is maintained by the KYC registration agency. Every time that an investor goes to transact, they would not need to submit the same document, and this can be verified through the details maintained by the KYC registration agency. The records of the investors are maintained in a central database on behalf of the various intermediaries, which can be fetched when required. For individual, it's called CKYC registry, and for non-individual, it's called KRA, maintained by the various bodies such as CVL, EAMS, NDML, etc. उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एक मिनट। हाँ जी। चलिए, जैसे केवाईसी में डाटाबेस मेंटेन हो, जैसा भी फॉर एग्जांपल मैंने एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं पूछ रहा था जैसे मैंने अभी PwC कंपनी ज्वाइन करी थी, हाँ बीइंग हाँ अ स्टैट ऑडिटर। तो हाँ। उसमें क्या होता है कि उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है कि बीइंग एन स्टैट ऑडिटर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते टू सेफगार्ड देमसेल्फ फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कहता है कि आप अपने डीमैट अकाउंट का नंबर और पैन नंबर हमें दीजिए। ठीक है। तो हम डीमैट और पैन नंबर हमें देते हैं, तो वो बैक एंड पे CDSL और NSDL से हम्म। हमारी एक एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि हमने कौन कौन सा स्टॉक बाय कर रखा है हाँ। और कब से कब की कितनी होल्डिंग है। और अगर कोई उनके रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी में आती है तो हमारे पास मेल आ जाती है कि यू हैव टू सेल दिस आउट विद इन दिस टाइम हाँ फ्रेम। हाँ। प्लस वो पूरी फैमिलीज की भी लेती है। तो हम्म। क्या उसमें ये जो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी होती है इनका भी रोल होता है कुछ, क्योंकि डाटा तो सारा इनके पास भी होता है हमारा, KYC हम्म। रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के पास भी। हम्म। अब देखिए तो ऐसा ना कि बेसिकली जो केवाईसी, सबसे पहले तो हमें देखना है कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को रजिस्ट्रेशन कौन ग्रांट कर रहा है। इनको सेबी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है, ठीक है ना। हम्म तो जब सेबी के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन होती है इनकी, तो इनको भी हम्म कहता है कि दे शैल नॉट यूज द डेटा फॉर एनी अदर पर्पस देन फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग सबमिटेड। जैसे आजकल DPDP एक्ट भी आ गया है ना, हम्म डेटा प्रोटेक्शन एंड हम्म डेटा प्राइवेसी एक्ट भी आ गया है ना। हम्म उसमें भी जो डेटा फिड्यूशियरी है, डेटा मैनेजर्स हैं, उनके डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेटा प्रिंसिपल है, तो वो सारी चीजें वहां पर दे रखी हैं कि किसका क्या रोल है ना। डेटा तो सबके पास रहता है, लेकिन उसको कितना यूज कर हम्म पाएंगे कितना नहीं, वो आजकल हम्म DPDP एक्ट में भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, बहुत सारी हम्म पेनल्टीज भी है हम्म कि जिस पर्पज के लिए आपने डेटा लिया है उसी पर्पज के लिए यूज करना है उसको। हम्म ओके। इसीलिए तो ये आया ना, क्योंकि डेटा का मिसयूज बहुत हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और ये इवेंचुअली डाटा सेल ही होते आ गए कि वो तो देखो सभी के और सेल होते हैं, वो तो है ही। हाँ। लेकिन अब देखो गवर्नमेंट तो एक्ट बना सकती है ना, वो देखती है कि हम्म भाई जिसको अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम आए तो ज्यादा वो कर लेंगे, छोटे मोटे से फर्क क्या हम्म, पड़ता है। जिसके अकाउंट में सौ बिल्कुल रुपए पड़े हैं, उसका डेटा 36 आदमी को भेज दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? बिल्कुल। नहीं। हाँ चलिए, जी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। क्रेडिट, हाँ जी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन of an issuer in the securities market is the key
for investors to determine whether they should invest or not. Normal investors do not have access to the detailed financial position of the issues, and in most cases might not be able to understand the risk that is present in these instruments. हम्म Credit rating agencies are those which look at the detailed financial position of an issuer and then they give a credit rating about a specific issue that is being made. The rating is given in standard terms so that the investor is able to know the risk element by looking at the rating. हाँ, अब होता है ना भाई, ए प्लस है, ट्रिपल ए रेटिंग है, हाँ जी, बी होती है। प्लस है, बी माइनस है, डी माइनस है, इस तरह से रेटिंग होती है। तो रेटिंग देखने से ही पता चल जाता है, ये नहीं कि पूरे रामायण पढ़े होगे, आप सीधा रेटिंग हम्म लगी होती है उसके ऊपर कि भाई ये ट्रिपल ए हम्म रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, सिंगल ए है, इस तरह से बी है, सी है, इस तरह से वो सारे तो उसको। लेकिन सर इसके ऊपर कोई रेगुलेशन अथॉरिटी ने, फॉर एग्जांपल जिस इशूअर को भी कोई रेटिंग चाहिए, और हाँ जैसे हम देखते हैं इंडिया में यूजुअली कि लोग पैसे खिला के या कुछ भी करके साठ गांठ करके रेटिंग नहीं, वगैरह देखो कुछ वो अच्छी तो ले ले, चीज तो अलग इसको है, वो तो ओवरव्यू देखो करने ऐसा के होता लिए है कि नहीं होता नॉर्मली कोई। इनको ईयरली बेसिस पर अपनी रेटिंग रिव्यू भी करवानी पड़ती है। तो ऐसा होता है ना ठीक कई है। बार भाई रेटिंग डाउन हो हाँ। गई, तो नॉर्मली हम्म करते क्या है कि शुरू में तो अच्छी रेटिंग रखते हैं, अब एक बार हम्म पैसा ले लिया बाद में रेटिंग डाउन हो जाती है। ओके। तो वो चीज है। हाँ, ठीक है। हाँ जी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग हैव है एन ना सर, इम्पोर्टेंट। बहुत ही हाँ खतरनाक है, मैंने हैंडल की है इसलिए। हाँ। रेटिंग में क्या होता है कि रेटिंग में वो मतलब रेटिंग तो जैसे अगर आप डिफॉल्ट किए तो डी है, फिर हम्म सी इज द लाइकली डिफॉल्ट, ऐसा हाँ मतलब ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट एंड ऑल। हाँ पर हर एक रेटिंग के साथ रेटिंग रेस्ट देना पड़ता है हम्म कि भाई आई एम रेटिंग लाइक दिस, ओके। हम्म तो जैसे इंडिया में ट्रिपल बी जनरली इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब ट्रिपल बी है उसके ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ ट्रिपल बी से नीचे है तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड अनलेस यू आर अ स्पेकुलेटर। हम्म। सो रेटिंग तो इंडिया में एक्चुअली 8 एजेंसी है, बट जनरली क्रिसिल सबसे स्ट्रांग माना जाता हाँ है। क्रिसिल स्ट्रांग माने फिर जाते केयर हैं। है, इकरा है, वो सब। हाँ हाँ बट रेटिंग इज अ वेरी वेरी टफ, आई वुड से सब्जेक्टिव थिंग। आपको हम्म देखना है, पैसे आपके हैं हर एक जगह पे। मैं तो एक ही नियम मानता हूँ, आप देख के डालिए, कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी के हम्म। भरोसे नहीं हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को थोड़ी आप पकड़ लोगे। पकड़ लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ वो भी बोले कि साहब हम तो इतने डिस्क्लेमर देते हैं, ये देते हैं, देखो इसने हाँ इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम क्या हाँ करें। ऐसा हो सकता है। डीएचएफएल देख लो आप, एक ही हाँ सेकंड में हाँ, सब उड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पढ़िए नेक्स्ट पैरा। एक सेकंड सर। हाँ जी। Credit rating agencies have an important role to play in the case of debt securities, where the investor would like to know the risk of default by an issuer. A default can lead to a large loss, and the rating agency is expected to reflect the financial situation that the issuer finds itself in through its rating. Each credit rating agency has its own way of showing the various financial positions, so this has to be seen by the investor in the specific context. अब इसमें भी होता ना, इकरा है, केयर है, क्रिसिल है, अलग अलग है। चलिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। Investment banks are financial entities that provide strategic advice to companies, governments, and other on their capital requirements and investment decisions, and arrange raising such funds on terms that are most suitable to the company. हम्म These activities include advisory services for business expansion, project financing, merger and acquisition, investment valuation, among others. कहते हैं ना भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। इन्वेस्टमेंट Hmm. बैंकर आजकल बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो बेसिकली क्या है, Like दे आर Barclays फाइनेंशियल and all. एंटिटीज दैट प्रोवाइड Hmm. स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू कंपनीज, है ना। चलिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। Asset management companies and portfolio managers are investment specialists who offers their services in selecting and managing a portfolio of securities. Portfolio is a collective noun for securities. A portfolio holds multiple securities. Asset management companies are permitted to offer securities called units that represent participation in a pool of money, which is used to create the portfolio of a mutual fund. हाँ, अब Portfolio आपने क्या किया, manage. जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी,
ठीक है, आपको यूनिट्स अलॉट करेंगे, ना शेयर्स या डिपॉजिट नहीं करेंगे, वो यूनिट्स अलॉट करेंगे। Portfolio managers do not offer any securities and are not permitted to pool the money collected from the investors. हम्म They act on behalf of the investors in creating and managing a portfolio. हम्म Both तो asset पोर्टफोलियो managers मैनेजर्स क्या and कर रहे हैं, ये खुद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जो पैसा है उसको ही मैनेज कर रहे हैं। अब ये अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाएंगे, चाहे बॉन्ड मार्केट में लगाएं, शेयर्स में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, इस तरह से। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, ये पैसा बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खुद कलेक्ट नहीं कर रहे। एक तो होता है कि भाई खुद कलेक्ट करके आप इन्वेस्ट करते हो, दूसरा ये कि पैसा आपका है, वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि भाई इसमें लगा दो पैसा। चलिए। both asset managers and portfolio managers charge the investors a fee for their services and may engage other security market intermediaries such as broker, registrar, and custodian in conducting their functions. नाउ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज। Registrar and transfer agencies help in the process of ensuring a smooth experience for investors in their investment. There are various actions like dividend payment or voting for several issues in companies. The registrar and transfer agencies has the record of the investors and they carry out the process of paying the dividend into the respective bank accounts or sending emails with the details for e-voting and so on. They carry out the backroom work that helps in the benefits of the investments reaching the investors. In case of the mutual fund, they also ensure that the investors can transact through them and complete their investment requirements and even update their details like email, phone number, or address. अब ये जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स है, अब इसमें क्या होता है, ये इन हाउस फैसिलिटी भी हो सकती है, और वो ये कहता है कि अगर आपके जो नंबर है वो एक एक्सीड से स्पेसिफिक नंबर, तो फिर उसको आपको एक डेडिकेटेड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी रखनी पड़ती है। जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, अंकित क्या है, अंकित है क्या ऐसी, अलंकित अलंकित, अलंकित यस यस, हाँ हाँ, इस टाइप के बहुत वो सारी तो सर एजेंसीज हैं। सिर्फ पैन पैन नंबर बनाने के लिए होती है सर। नहीं नहीं, पैन नंबर नहीं है खाली, मतलब ऐसे अच्छा। बहुत सारे रजिस्ट्रार एंड हाँ, ट्रांसफर आरटी एजेंट्स हैं। आरटीए तो बहुत सारा सर, जैसे कैफीन है, आरवी हाँ, फिनटेक है। तो ये क्या है, फिर इन हाउस भी हो सकता है आपका। हम्म, अगर आपके नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स लिमिटेड है, शायद 1000 से अगर एक्सीड करते हैं, तो फिर आपको एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, और फिर इसका पूरा मैकेनिज्म है कि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट भी प्रोग्रेस देनी पड़ती है कि भाई नंबर ऑफ ग्रीवांसेस रेज कितने हुए हम्म, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के पास। अगर आपने चेंज किया रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये बेसिकली डिविडेंड पेमेंट्स के लिए, या फिर आपका वोटिंग से रिलेटेड, जितने भाई एक आदमी के पास था शेयर, अब दूसरे के पास चला गया, तो ये रजिस्टर कौन करेगा, यही करेगा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अच्छा। चलिए, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स अंडर आईआरडीआई। सर एक कॉल आ रहा है, मैं एक बार एक कॉल हाँ अटेंड प्लीज करके प्लीज, जितेंद्र जी कॉल आप पढ़ लीजिए। करता हूँ ना। industry and market under RDAI. हम्म RDAI is the regulator of insurance market. The insurance market is a significant part of the overall financial structure that has to be, one second, that has to be developed as as the economy grows. हम्म The Indian insurance market consists of the life insurance segment and the general insurance segment. The life insurance sector was opened to private service providers in the year 2001. हम्म The life insurance products may be broadly categorized as the traditional products, variable insurance products, and the unit linked products. हम्म Traditional life insurance products include term insurance, endowment policies, whole life plan, and the like. Term insurance is a pure risk potential product with no benefit on maturity. हम्म If the insurance event occurs, in this case, the loss of life insured, then the sum assured is paid to the beneficiaries. हम्म Other traditional products typically have maturity benefits and have a small saving component. हम्म Variable insurance product and the unit linked products combine risk protection and investment. हम्म A portion of the premium is used for risk cover while the remaining portion of the premium is invested to provide a returns linked to an index or based on the performance of the portfolio in which it is invested. On the occurrence of the event or maturity of the policy, the sum assured and or the value of fund created is returned to the policyholder on benefit हम्म or beneficiary. हम्म
The products are distributed through multiple channels such as agency, bank assurances, direct agents, broking and corporate agency, and among others. Non-life insurance or general insurance segment covers motor, health insurance, travel, fire, and personal accident, among others. Other entities involved in the insurance sector includes insurance brokers who are licensed to offer policies from any insurance company and are paid a brokerage by the company whose policy is sold. Individual agents are certified and licensed by RDAI and can sell policies of life insurance and general insurance companies or both. Corporate agents include institutions such as banks, and they offer the insurance products to their clients. Agents typically represent one life insurer, one general insurer, and one standard health insurance company. Surveyors and loss assessors are also used by general insurance company to assess a claim and a quantum of loss. Third-party administrations are used to process health insurance claim. जैसे टीपीए की पॉलिसी होती है ना, हमने Yeah, सुना होगा कि भाई कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो क्या yeah. होता है, टीपीए टीपीए इसलिए होते हैं कि बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली असेस कर सकते हैं उस चीज को ये कि भाई जैसा गुड वाकई। लाइफ है और वो सब. हाँ, Yes, बस yes. लास्ट ये पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एंड Yeah. मार्केट्स। हाँ जी। Industry and markets under PF Regulatory Development Authority. The Pension Fund Regulatory and Development Authority is the regulator of the pension market. The pension market, especially the national pension system, has been governing in India as a larger part of the population has to rely on its own savings for the purpose of meeting the various needs during retirement and old age. A growing elderly population and a large unrecognized employment market are two primary factors that define the pension industry in India. Much of the Indian population is still outside the formal retirement benefit cover provided by government and its associated organization and companies covered under the Employee Provident Fund Organization (EPFO) rules. The government's pension plan has moved from defined benefit structure. One second, sir. थोड़ा हाँ। हिल रहा है. Defined benefit structure where all retired employees of a particular rank get the same pension with no contributions by the employee, to a defined contribution structure where the employees and the employer contribute to the pension fund and the pension received on retirement will depend upon the fund accumulated. The retirement benefits in the private sector are primarily covered by the Employee Provident Fund administered and supervised by the Employee Provident Fund organization with contribution made by both the employee and employer. A portion of the employer's contribution is earmarked to provide a pension under the employee pension scheme. Some companies may provide superannuation plan and privately sponsored pension plan to their employees as well. National pension system हाँ is a voluntary defined. सर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है एनपीएस, बिकॉज मैं इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ हाँ अभी उसलिए. हाँ हाँ। मेरी कंपनी में भी लगा रहा हूँ मैं कि लोगों अच्छा। को ये चले, हाँ क्योंकि इसमें वो 4.5 लाख तक डिडक्शन भी है ना 50,000 के हाँ ऊपर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेशनल पेंशन स्कीम is voluntary defined contribution retirement savings scheme designed to enable the subscribers to make optimum decision regarding their future through systematic savings during their working life. The NPS is also available for government employees and the general public to voluntarily contribute periodically and create a retirement corpus. There are different fund managers under the NPS which offer different investment choices for the investor. अब देखो हमने काफी पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ लेंगे, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के बाकी दिन में जैसा भी टाइम मिले अपने आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सर कोई एक रिक्वेस्ट था कि ये जितना भी अभी तक का मटेरियल था ना, कि आप एक बार फिर से ग्रुप में डाल सकते हैं. एक्चुअली मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया तो पूरा हाँ डेटा बिल्कुल चला डाल गया, दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। तो दैट वापस से देख सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डाल दूंगा, पक्का। हाँ जी। अब थोड़ा थोड़ा हेडिंग हेडिंग पढ़ लेंगे हम। अब सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट्स, सिर्फ इनका मेन मेन देखेंगे, 5 मिनट के अंदर हम लेवल ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब हमें पता है कि दो तरह की मार्केट है, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट को तो समझना तो आसान है, अब हम सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन समझते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट हमें बताइए कि भाई प्राइमरी मार्केट क्या होती है, चाहे इक्विटी से रिलेटेड हो चाहे डेट से रिलेटेड हो। फिर फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या है, ये आराम से आप पढ़ सकते हो। हमें मेन एक्शन देखना है कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है। तो ये तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए, टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू हो गए,
ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे हो गया हमारा। अप्लाइंग टू ए पब्लिक इशू, ये अब आप देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास बात है नहीं। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, प्राइस डिस्कवरी, ये देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग। तो इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। Market prices provide instant information about issuing companies to all market participants. हम्म This information signaling functions of price works like a continuous monitor of issuing companies and in turn forces issuers to improve profitability and performance. हम्म Efficient markets are those in which market prices of security reflect all available information about the security. हम्म A large number of players trying to buy and sell based on information about the listed security tend to create volatility in prices, but also efficiently incorporate all relevant information into the price. हम्म As new information becomes available, prices change to reflect it. तो ठीक है भाई, मार्केट में प्राइस चेंज होता रहता है। अब हम्म, अगर जो एफिशिएंट मार्केट है, एफिशिएंट मार्केट में अगर सारी चीजें सही है, वो अलग चीज है कि आप उसको मैनिपुलेट करते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मार्केट प्राइस है, इट इज ए सिग्नल टू द इन्वेस्टर्स इंडिकेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीडियम फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल, मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड पार्टिसिपेंट, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं ना। मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप क्या होता है? Market cap is price earning into number of नंबर ऑफ EPS शेयर्स into आउटस्टैंडिंग number of share outstanding मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस EPS. पर शेयर। हम्म, अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और हाँ, 100 ही शेयर्स हैं, तो जी, टोटल कितना हो गया हमारा? 100 into 100, 10,000। लेकिन अगर उसका मार्केट प्राइस मान लो 5,000 है, तो उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा? 5,000 into 100। हम्म, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग चीज है, और आपका जो इशू प्राइस है वो डिफरेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा भी हो सकता है और आपका कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस। तो इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर। एक्चुअली तो सर ये मार्केट कैप का जो फंडा है ना वो छलावा है। इफ आई मे यूज दिस वर्ड, आप हाँ। देखो मतलब ये क्या नाम ये कंपनी, ये टॉप जोमेटो, हम्म मतलब उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं, कैसे वो तीन कहानी लाख क्या होती है, करोड़ वो वैल्यूएशन करवा लेते हैं ना। वो वैल्यूएशन करवाते हैं कि देखो जी, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज तो लॉस में चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब मार्केट कैप उनका ज्यादा होता है। जैसे जोमेटो, मतलब सर आप देखो जोमेटो का मार्केट कैप मतलब अभी आज भी 3.25 लाख करोड़ है आज की डेट में, इतना गिरा फिर हम्म। भी ये इट हाँ कैनॉट मतलब बी ट्रू। हाँ हाँ। दिस माई पर्सनल व्यू, बट बहुत ही ज्यादा है, मतलब भाई चला हुआ है मार्केट। हम्म। तो मार्केट कैप क्या है? इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। तो ब्लू चिप कंपनीज, दे रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप स्टॉक्स रेफर टू दोज कंपनीज हु एंजॉय गुड लेवल। स्मॉल कैप स्टॉक्स, मार्केट टर्नओवर। मार्केट टर्नओवर क्या होता है? मार्केट टर्नओवर में ट्रेडिंग एक्टिविटी नंबर कितनी हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हाँ, इनटू प्राइसिंग इट विच इज तो बॉट एंड टर्नओवर सोल्ड। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रुपीज और इन नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो ट्रेडेड वैल्यू इन रुपीज हो सकती है, या ट्रेडेड वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स। इट इज यूजुअल फॉर लार्ज कैप स्टॉक टू हैव ए हाई ट्रेडेड वैल्यू। मार्केट इंडिसेस, मार्केट इंडिसेस क्या होता है? मार्केट इंडेक्स tracks the market movement by using the prices of a small number of shares chosen as a representative sample. Most leading indices are weighted by market capitalization to take into account the fact that more the number of shares issued, greater the number of portfolios. ठीक है। तो ये जो मार्केट इंडिसेस हैं, मोस्ट वाइडली ट्रेडेड ट्रैक्ड इंडिसेस इन इंडिया आर द S&P, BSE, सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडिस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इन सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है? बेसिकली, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल एज ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स, individuals and corporate entities have to meet and maintain minimum paid up capital and net worth norms prescribed by the stock exchange and SEBI. Capital adequacy requirements consist of two components। एक तो बेस मिनिमम कैपिटल है, और फिर एडिशनल और ऑप्शनल कैपिटल है रिलेटेड टू वॉल्यूम्स ऑफ द बिजनेस। तो BMC is the deposit given by the members of the exchange against which no exposure for trades is allowed.
additional capital is brought in over and above the BMC, which has to be adequate to cover all margin payments. Margins, circuit breakers and price bands, ये सब मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. प्राइस बैंड. तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं. एक बार इसको देख लीजिएगा. कॉर्पोरेट एक्शंस देख लेते हैं लास्ट. ठीक है. द कंपनी कंडक्ट सेवरल एक्शंस. ठीक है. कंपनी तो बहुत सारी चीजें करती है. क्या करती है? राइट्स इशू. ठीक है. तो राइट इशू क्या है? बेसिकली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको दे रही है ये पैसा. अब इससे भी फर्क पड़ता है मार्केट पे. बोनस इशू, बोनस इशू से फर्क पड़ता है. डिविडेंड. तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस ये है. स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? 100 रुपए के एक शेयर के बदले में 5 शेयर दे दिए, है ना. तो ये स्टॉक स्प्लिट है. फिर शेयर बायबैक कर लिए, डीलिस्टिंग कर दी, मर्जर हेजर एक्विजिशंस हो गए, ऑफर फॉर सेल आ गया ये. ठीक है. तो आज की कथा यही समाप्त होती है. तो हमारा दोनों के दोनों ये अपना पूरे का पूरा मॉड्यूल 2 हमारा खत्म हो गया आज, है ना. कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में सर देखना हो ना, हाँ. तो जस्ट फॉर नॉलेज ऑफ ऑल, हाँ. एक बार विप्रो के शेयर के बारे में पढ़ना आप. हाँ. हाँ. एक बार ग्रुप में डाल देना ना जी. मैं डाल दूंगा. एक बार ग्रुप में डाल देना. हाँ. मतलब नेचुरली इन चीजों से फर्क तो पड़ता ही है. उसने इतना मतलब इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन. बार बार बोनस दे रहा है, बार बार स्प्लिट कर रहा है. हम्म. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. कोई अगर रख के भूल गया होता ना तो अब अरबोपति होता आज के दिन में. पर भूलता कोई नहीं ना. लोग तो शेयर खरीद के कल ही देखना शुरू कर देते हैं. वही है. ये तो है ही. आज शेयर खरीदा ना, कल से ही बात हम्म, करना शुरू कर देते हैं. और 15-20 दिन बाद, 2 महीने बाद तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है. अगर डाउन हो तो बेच देते हैं लोग. 20% हुआ ना, ऐसा हुआ ना. जो जो रख के भूल गया ना, उसी ने मतलब मुझे मुझे तो लगता है उन्होंने पैसे बनाए थे. बट ऐसे बहुत कम होते हैं ना जो रख के भूल जाते हैं. रख के भूलने वाले वही होते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है. जिसके पास पैसा ही थोड़ा सा है, वो उसी से कमाना चाहता है, वो भूल नहीं सकता. ये जिसको वो तो समझ में उसको आ रोज जाता रोज है. देखता रहता है. भाई अगर मेरे आज आपने बॉस पौधा थे लगाया, सर. अब उसको रोज रोज देखते रहो, लगेगा बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा है. तो अब ये तो वो मेरे 10 साल बाद देखो वो पेड़ बन गया होगा. वही चीज सभी पर लागू है. मेरे बॉस थे सर, दिनेश मंत्री बोल के. हाँ. वो